नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आ गए हैं हम लोग आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है 28 नवंबर का करंट अफेयर लेकर के आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, 28/11/2023 के करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम पहले तो महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने वाले हैं, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा ज्वलंत मुद्दे पर हम लोग बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, है ना। तो वो एक टॉपिक रेयर टॉपिक होते हैं, बहुत बिंदास तरीके से उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। वो टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा आगे चल करके। इसका विषय क्या है, पहली बात तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दें आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए इसका विषय क्या है, अंतरराष्ट्रीय समाचार, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर न्यूज निकल करके आप लोगों के लिए आ रही है। दक्षिण कोरिया, जापान और चीन त्रिपक्षीय लीडर्स समिट को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। कौन कौन से देश हैं दोस्तों? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और चीन, ये तीन कंट्री हैं दोस्तों। तीनों त्रिपक्षीय लीडर समिट को फिर से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी समय पहले जो है इनकी समिट बंद हो गई थी, निलंबित पड़ी थी। और ये कब से स्टार्ट हुई थी इनकी समिट, है ना, और किसके बारे में है ये यहाँ पर क्या करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के राजनयिक अपने त्रिपक्षीय लीडर समिट को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। तो ये तो बात वही हो गई। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि वर्ल्ड जीडीपी का 25% उत्पादन इन तीन देशों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। दुनिया की जितनी जीडीपी है ना, उसका 25% प्रोडक्शन कौन करता है? यही तीन देश करते हैं। काफी महत्वपूर्ण देश हैं ये देश। जल्द से जल्द तीन देशों के सहयोग को बहाल करने और सामान्य बनाने पर सहमत हुए हैं। ठीक, ये लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान, व्यापार और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर काम करने पर यहाँ पर ये सहमत हुए हैं। क्लियर? यहाँ पर हम आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया, जापान और चीन का पहला जो त्रिपक्षीय समिट हुआ था 2008 में आयोजित किया गया था। बात समझ में आ रही है ना? ये कब आयोजित किया गया था भैया? 2008 में आयोजित किया गया था। सभी लोगों को ध्यान से सुनना है ना, हवाबाजी में काम नहीं चलेगा कि आप लोग जो है किताब उठाई और आधी आंखें बंद है और आधी आंखें खुली हैं, फिर आप पढ़ रहे हैं लेटे लेटे। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको उठ के बैठ के यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पर आपको जॉब मिलती है। समझ में आ रही है ना बात? 2019 से निलंबित पड़े थे। शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। और निलंबित कब से पड़े थे? 2019 से, 2019 से ये जो है निलंबित पड़े थे, सस्पेंड थे, यानी कि इनके बीच में समिट नहीं हो रहा था। दक्षिण कोरिया और जापान अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं। करीब यहाँ पर 80,000 के आसपास अमेरिकी सैनिक उनकी जमीन पर हैं। जापान ने मांग की कि चीन को समुद्री खाद्य आयात पर प्रतिबंध हटाना चाहिए। इस समिट में किसने मांग की दोस्तों? यहाँ पर ये जो अभी समिट बहाल हुए हैं, जापान की ये मांग रही है। ठीक है, तो इस पर आपको यहाँ पर जो है ध्यान देना है। ये आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो है यहाँ पर हम खबर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। तीनों देश के बीच में जो है समिट फिर से यहाँ पर बहाल हो गए हैं संबंध। अब यहाँ पर इनका संबंध यहाँ पर बढ़ेगा और समिट ये फिर से चालू हो जाएगी। अगला यहाँ पर विषय देखिए, महत्वपूर्ण दिन के बारे में है। अभी हाल ही में आपको पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है प्रस्तावना जो है वो आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित की गई थी। आप सभी को पता है, इसमें इस डेट का उल्लेख किया गया है। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। यह 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। केवल आंशिक रूप से जो है यहाँ पर संविधान को लागू किया गया था। कुछ आर्टिकल्स इसमें लागू हुए थे, लगभग 15-16 आर्टिकल हैं जो लागू हुए थे उस समय। बाकी के आर्टिकल फिर जाकर के 1950 में लागू हुए। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का संविधान है। दुनिया भर के देशों के संविधान से यहाँ से वहां से चीजों को उठा करके मिला करके ये संविधान बनाया गया है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू किया और यह 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से जो है क्या लागू हो गया था। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, हमने इसके बारे में बात की है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में आप लोग याद रखना। इसने नागरिकों के बीच संवैधानिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के रूप में भारत सरकार की योजना की घोषणा की यहाँ पर कि इसको 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों किसने शुरुआत की? तो यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2015 से, है ना, 19 नवंबर से। तो ये आप सभी को यहाँ पर जो है चीजें याद रखना है। इस दिन अनाउंसमेंट किया गया था इस दिवस को मनाने के लिए।
क्लियर। तो ये संविधान दिवस आपको यहाँ पर पता है। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछेंगे कि कितनी महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ करके जाएंगे कि कुल कितनी महिलाएं थी जो संविधान सभा में शामिल थी, कुल महिलाओं की संख्या, कुल कितनी महिलाएं थी जो कि संविधान सभा में शामिल थी। ये आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने प्रश्न छोड़ दिया है, कुल कितनी महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी, आपको यहाँ पर याद रखना है भैया, ठीक है ना। और ठीक से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ही, है ना, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई सही तरीके से नहीं की तो ध्यान देना कि बहुत आगे चल के समस्याएं आने वाली हैं आपके जीवन में। बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ें, अगली न्यूज के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर विषय राष्ट्रीय समाचार है, यानी कि नेशनल न्यूज से संबंधित यहाँ पर बात जो है आपको बताई जा रही है। क्लियर। यहाँ पर देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। इनको किस नाम से जाना जाएगा? जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर टेम्पल, है ना, इस नाम से जाना जाएगा। यानी कि इसका नाम परिवर्तन यहाँ पर जो है पूरी तरह से हो रहा है। 26 नवंबर को, 26 नवंबर मतलब वही दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ था, है ना, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, प्रस्तावना को यहाँ पर बताया गया था, प्रस्तावना में ये सारी बातें बताई गई हैं। 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसकी टैगलाइन क्या है? आरोग्यम परमम धनम, आरोग्यम परमम धनम। ये क्या है इसकी टैगलाइन है, आरोग्यम परमम धनम। पत्र के जरिए दिशा निर्देश जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा नाम उचित तरीके से बदलने के लिए कहा है। सभी राज्यों में अब यह नाम बदल दिया जाएगा। क्लियर। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर जितने भी फैक्ट बताए गए हैं आपको सभी फैक्ट की पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगी। ये थोड़ा सा बात आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, ये है आपका मेन पॉइंट। क्लियर। तो इन चीजों को आप यहाँ पर लगातार याद रखेंगे तो चीजें आगे और भी अच्छी सुधरती चली जाएंगी। आप डेली इस तरह से करंट अफेयर पढ़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा करके जीएस बहुत ज्यादा यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर बात करने वाले हैं। देखिए महत्वपूर्ण दिन के बारे में है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था, है ना। जो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है ये भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है भैया, 26 नवंबर को, है ना। श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है आप यहाँ पर बताएंगे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति यहाँ पर लिख दें हम, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा। और इसके साथ साथ में आप बताएंगे कि इसके जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर बताएंगे। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कायदे से अगर हम बात करें वर्गीस कुरियन, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। ठीक है। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। देखो ये यहाँ पर लिखा भी है, हमारा पूछने का मकसद तो फिर ठीक हो गया, यहाँ पर आपसे बन ही गया। मिल्कमैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है वर्गीस कुरियन को, मिल्कमैन ऑफ द इंडिया। ठीक। इसकी शुरुआत आईडीए यानी कि इंडियन डेयरी एसोसिएशन है दोस्तों, इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी शुरुआत इसकी। भारत में पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। 26 नवंबर 2014 को भारत में पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया गया था। तो इतनी बातें दोस्तों आपको यहाँ पर हर एक हाल में याद ही रखना होगा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है और इसमें जितनी बातें बताएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है। लीजिए इस पर बात करें। सरकारी योजनाएं और महत्वपूर्ण पहल के बारे में यह आपका प्रश्न बनता है। यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल शुरू की गई है। कौन सी पहल है भैया? अग्नि पहल की शुरुआत की गई है। और इस अग्नि पहल के द्वारा क्या होगा यहाँ पर? तो आयुर्वेद जो चिकित्सक हैं, ऐसे चिकित्सक जो कि आयुर्वेद दवाइयों से संबंधित हैं और उनके जो नवाचार हैं, जो नई नई दवाएं बना करके ला रहे हैं। देखिए 22 नवंबर को आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी कि अग्नि, इसका पूरा नाम है यहाँ पर अग्नि का AGNI, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ये पहल शुरुआत की गई है यहाँ पर। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि CCRAS ने यह पहल शुरू की है। तो यह पहल किसने शुरू की है? अग्नि पहल। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा यह शुरू की गई है।
इच्छुक पात्र आयुर्वेद चिकित्सक 15 दिसंबर 2023 तक, है ना, CCRAS वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में रुचि की अभिव्यक्ति भेज सकते हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर जो है सारी चीजें जो है आपको एक एक करके बारी बारी से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ तक के जो हमने पॉइंट बताए हैं, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें हैं, बाकी पढ़ लेना है आपको इस हिसाब से पूरा जितना भी यहाँ पर बताया गया है ना। वर्तमान में मुख्य रूप से भारत में इतने से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक काम कर रहे हैं, इतने से अधिक पंजीकृत हैं। बाकी वैसे वैद्य कितने काम कर रहे हैं कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो पंजीकरण जिनका हुआ है ना, तो वो इतने हैं। ठीक, चलिए अगली खबर की ओर बात करते हैं। यहाँ पर राज्य समाचार, यहाँ पर बिहार से संबंधित खबर निकल करके आ रही है आप लोगों के सामने। बिहार से संबंधित दोस्तों खबर है, इसमें क्या बताया गया थोड़ा ध्यान से देखिए। बिहार सरकार की ओर से मिशन दक्ष लॉन्च किया जाएगा। मिशन दक्ष लॉन्च करने की अनाउंसमेंट हुई है बिहार सरकार ने। आपसे पूछा जाएगा कि मिशन दक्ष हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, तो आप बताएंगे कि बिहार सरकार के द्वारा। ये क्या है आखिर मिशन दक्ष? तो बिहार सरकार ने स्कूलों में अपने साथियों से पिछड़ रहे लगभग 25 लाख बच्चों के लिए 1 दिसंबर को मिशन दक्ष शुरू करने का फैसला किया है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, है ना, पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, थोड़ा सा कम मेहनत कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चे पिछड़ जाते हैं काफी ज्यादा। तो ये बच्चे पिछड़ जाते हैं भैया, तो इन पिछड़े हुए बच्चों को आगे लाने के लिए मिशन दक्ष चालू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, मिशन दक्ष के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डीएम के नेतृत्व में जिलेवार निगरानी समितियों द्वारा की जाएगी। यहाँ पर समितियां बनाई जाएगी और जिलेवार समितियां बनेगी और उनका निगरानी कौन करेगा? डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बात समझ में? कलेक्टर के माध्यम से। शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों की पहचान की जाएगी और फिर प्राधान्य अध्यापक दोपहर के भोजन के बाद एक समय में 5 छात्रों तक सीमित अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने के लिए शिक्षकों के साथ क्या करेंगे? समन्वय करेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना है। यहाँ पर पर्सनल यानी कि इंडिविजुअल ध्यान देना है बच्चों पर जो पिछड़ रहे हैं छात्र, उनके बारे में एक बिहार से संबंधित आपका मिशन दक्ष आपको यहाँ पर जो है याद रखना है भैया। इतनी बातें आप जरूर यहाँ पर जो है याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज की न्यूज में सेशन में हम लोग इतनी ही सारी बातों पर फोकस करने वाले हैं। काफी छोटा वीडियो है, आप लोग इनको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ये वाला लेकर के आने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका पोस्टर पूरा थंबनेल आप, कि आखिर नेपाल में क्यों उठी हिंदू राष्ट्र और राजशाही शासन की मांग। तो इसके बारे में जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हमने अभी आपको बताया है। तो उसका हम जरूर एक वीडियो आपके लिए, स्पेशल वीडियो है दोस्तों, सभी लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो लोग बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।